तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम विजय है और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पहला दिन है। मुझे बचपन से ही जंगलों से बड़ा लगाव रहा है क्योंकि जंगल में ही एक अलग तरह की शांति होती है। इसलिए मैं बचपन से ही फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था और आज जाकर मेरा वो सपना भी पूरा हो गया। वैसे मेरी पोस्टिंग इंडिया के सबसे बड़े जंगलों में आने वाले में से एक में हुई है। मैं आज जैसे ही अपनी ड्यूटी पर गया तो मुझे पता चला कि मुझे दिन की टाइमिंग वाली शिफ्ट में रखा गया है और मेरा सरकारी कमरा जो मुझे वन विभाग की तरफ से मिला है वो वन विभाग की चौकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ घंटे बाद मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की पेट्रोलिंग के लिए निकल गया और आज पूरा दिन इसी सब में बीत गया। फिर उसके बाद शाम को वन विभाग की गाड़ी ने मुझे अपने कमरे तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं कमरे के अंदर गया और अपना सामान वगैरह रखा। फिर जब तक मैंने खाना बनाकर खाया तब तक काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैं सीधा अपने कमरे पर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे ही पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर उसके बाद पता नहीं जाने कितनी देर बाद मेरी आंख खुली तो मुझे खिड़की से बाहर किसी के रोने की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। आवाज़ सुनकर मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया, पर बैठे बैठे यही सोच रहा था कि इतनी रात में कौन हो सकता है जो इतने बड़े जंगल में रो रहा है। पर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता कहीं किसी को मदद चाहिए हो। यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करने लगा। पर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। उसके बाद मैं जैसे ही पीछे अपने बिस्तर की तरफ मुड़ा तभी वो रोने की आवाज़ और तेज आने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार बाहर देख कर ही आता हूँ, कहीं सही में किसी को मदद तो नहीं चाहिए। इतना बोलकर मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाला और अपने घर से बाहर निकल घर के पीछे की तरफ जाने लगा। अंधेरी रात थी और मैं जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मेरे चलने की वजह से जंगल का सन्नाटा टूट रहा था क्योंकि मेरे पैरों के नीचे सूखे पड़े पत्तों की आवाज़ आ रही थी। फिर उसके बाद मैं चलते चलते जैसे ही अपने घर के पीछे पहुंचा तो वो रोने की आवाज़ अब मुझे काफ़ी तेज साफ साफ सुनाई देने लगी। घर के पीछे पहुंचते ही मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ पर? पर मेरे इतनी ज़ोर से बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर वो जो कोई भी था वो लगातार रोए जा रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और आगे की तरफ जाने लगा। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था वैसे वैसे आवाज़ भी लगा रहा था। मैं बोल रहा था, अरे कोई है तो मुझे जवाब दो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। पर मेरे इतना कुछ बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से ही कहा, अब कोई भी हो सकता है, मुझे क्या, मैं तो मदद ही करना चाहता हूँ, पर कोई जवाब ही नहीं देगा तो मदद करूँगा कैसे? और ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा है कि टॉर्च की रोशनी में भी नहीं दिख रहा कुछ। इतना बोलकर जैसे ही घर वापस जाने के लिए हुआ कि तभी मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा मुझे थोड़ी ही दूरी पर एक लड़की बैठी हुई दिखी और उसी की ही रोने की आवाज़ इतनी देर से आ रहे थे। उसे देखने के बाद मैंने उससे पहले ही वहीं खड़े खड़े आवाज़ लगाई और ज़ोर से कहा, कौन है आप और क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने अपना सिर ऊपर कर मेरी तरफ देखा।
फिर उसके बाद उसने फिर से अपना सिर नीचे करके रोने लगी। मुझे ये देखकर बड़ा ही अजीब तो लगा, पर मैंने फिर से आवाज लगाई, अरे कौन है आप और क्या हुआ है? मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर अपना सिर ऊपर करा और बिना कुछ बोले सिर नीचे कर रोने लग गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा, क्या पता सच में कोई ज़रूरत हो, एक बार पास जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर मैं उसकी ओर जाने लगा और फिर उसके पास जाकर मैंने फिर कहा, आप ठीक तो हैं और क्या हुआ आपको? मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर अपना सिर ऊपर करा और अपने हाथ को ऊपर करके इशारा करे और रोते हुए कहा, वो। इतना बोलकर वो लड़की अपना सिर नीचे कर फिर से रोने लगी, पर जिस तरफ उसने इशारा किया था उसके बाद मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे अंदर दौड़ता खून मानो जम सा गया, क्योंकि मैंने देखा जिस तरफ उस लड़की ने इशारा करा था उस तरफ उसी लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर तो मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो मानो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा वैसे ही मेरी दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार में चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा कि उस लड़की का चेहरा अब एकदम भयानक सा हो गया था। उसका मुंह पूरा सफ़ेद और जगह जगह से फटा हुआ था और पूरे शरीर में चोट लगी हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था। मैं उस लड़की को खड़े खड़े डरते हुए देख ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया हो। उसके बाद मैंने डरते डरते धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो फिर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने डरते हुए जैसे ही आगे उस लड़की की तरफ देखा तो अब उस जगह पर कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की लाश की तरफ देखा तो अब उस जगह पर कुछ भी नहीं था। मैं खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उस जगह पर लड़की की लाश थी और इधर वो लड़की बैठी हुई थी, पर अब यहाँ कोई नहीं। फिर उसके बाद मैंने वहाँ बिना समय गवाए तुरंत अपने कमरे की ओर भागने लगा और सीधा अपने कमरे में जाकर ही रुका। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने अपने साथियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि ये जंगल है, यहाँ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और कोई भी आवाज़ सुनकर घर से बाहर मत निकल जाना। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। शाम के 7 बजे जैकेट और टोपी पहनकर ठंड में मैं अपने घर से बाहर निकला तो बाहर निकलते ही चल रही ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिला कर रख दिया। ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था। खैर, अपने दोनों हाथों को मलते हुए मैं सीधे रमेश काका की चाय की दुकान पर गया तो वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि बिरजू काका भी पहले से ही रमेश काका की चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे हैं। मैं भी रमेश काका की दुकान पर जाकर चाय पीने लगा। सर्दियों के मौसम में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, जिसे मैं शब्दों में बोलकर बयां नहीं कर सकता। खैर, अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी मुझे ढूंढता हुआ मेरा एक दोस्त करण वहां आ पहुंचा। करण मुझे रमेश काका की दुकान पर चाय पीता देख भी मेरे पास आकर खड़ा हो गया और इस पर मेरे करण से कहा, यार करण, तुझे चाय नहीं पीनी क्या? इस पर करण ने जवाब दिया, अरे यार, मैं अभी अभी घर से चाय पीकर ही आया हूँ। कि तभी मैंने करण से कहा, यार करण, काफ़ी दिन हो गए,
बिरजू काका ने हमें कोई कहानी नहीं सुनाई। आज मौसम भी काफ़ी रोमांचक है, तो क्यों ना आज बिरजू काका से कोई कहानी सुनी जाए। इस पर करण ने जवाब दिया, हाँ यार, तू ठीक ही बोल रहा है। इसके बाद मैं बिरजू काका से बोला, काका काफ़ी दिन हो गए, आपने हमें कोई कहानी नहीं सुनाई, आप हमें कोई कहानी सुनाइए। मेरे बोलने पर बिरजू काका ने तो मना कर दिया, मगर मेरे बार बार बोलने पर बिरजू काका कहानी सुनाने के लिए मान गए। इसके बाद बिरजू काका ने कहा, आज तुम लोगों को कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना सुनाऊंगा। इतना बोलकर पहले तो काका चुप हो गए, इसके बाद वापस से उन्होंने बोलना शुरू किया। आज मैं जो घटना तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कोई ऐसी वैसी घटना नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। इस घटना ने मुझे अंदर से झिझोड़ कर रख दिया था कि मैं काफ़ी दिनों तक बीमार था। दरअसल लगभग आज से 30 साल पहले, उस समय हमारे गांव में काफ़ी कम लोग रहा करते थे। काफ़ी कम लोग होने के कारण काफ़ी कम घर भी थे, जिसके चारों तरफ पास ही जंगल था। उस समय गांव के सभी लोग खेती बाड़ी किया करते थे और उसी से अपना परिवार और ज़िंदगी चलाया करते थे। मैं भी उन दिनों खेती ही किया करता था और खेती करके ही घर परिवार चलाया करता था और खेत से उगाई हुई फसलों को बाज़ार में बेच आया करता था। उन दिनों मेरे खात में धान की फसल लगी हुई थी। फसल पक चुकी थी तो मैं फटाफट से सारे फसलों को काट कर अपने घर ले आया ताकि अगले दिन सुबह सुबह इन फसलों को बाज़ार में ले जाकर बेच आऊँ। और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले दिन अपनी बैलगाड़ी में बस सारे फसलों को लाद कर सुबह के 9 बजे अपने घर से बाज़ार के लिए निकल पड़ा। हमारे गांव से उस समय बाज़ार काफ़ी दूरी पर हुआ करती थी, जिस कारण बैलगाड़ी से बाज़ार आने जाने के लिए 1.5 से पौने 2 घंटे का समय लगता था। तो मैं 12 बजे तक बाज़ार पहुंच गया और बाज़ार पहुंचकर अपनी फसलों को बेचने लगा। फसल बेचते बेचते कब दिन ढल गया और आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। सारी फसल बिक जाने के बाद मैं जब घड़ी में समय देखा तो समय हो रहा था रात के 8:30 बजे का। उस समय हमारे गांव में 8:30 बजना रात के यानी कि आज के ज़माने के 12 बजने के बराबर। इसके बाद मैं फटाफट से बैलगाड़ी लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। गांव से बाज़ार आने जाने वाले रास्ते एकदम जंगलों से घिरे हुआ करते थे। दूर दूर तक उस रास्ते पर ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान। उन दिनों हमारे घर में बिजली को भी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण सूरज डूबने के बाद चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता था। ऊपर से शायद अमावस की रात थी वो, क्योंकि आसमान में चांद का भी कोई अता पता नहीं था। खैर मैं अपने साथ लालटेन लेकर आया था तो मैं झटपट लालटेन निकाल कर जलाया और उसे बैलगाड़ी के सामने रखकर आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक मुझे मेरे अलावा और कोई भी उस रास्ते पर दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते के किनारे जंगलों से काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसी आवाज़ें कि मानो जंगल के जानवर अंधेरे से डरकर रो रहे हों। खैर इन सब बातों को नज़रअंदाज करके मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मगर मुझे कहाँ पता था कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। अभी मैं घने अंधेरे और सन्नाटे को चीरता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र थोड़ा आगे एक आदमी पर गई, जो रास्ते के किनारे खड़े होकर मेरी ओर ही देख रहा था। इतनी रात गए रास्ते पर अकेले आदमी को खड़ा देख मैं काफ़ी चौंक सा गया कि इतनी रात गए यह आदमी इस रास्ते पर भला क्या कर रहा है। इसके बाद मैं अपने मन ही मन में कहा, लगता है कि यह आदमी भी मेरी तरह किसी काम से फंस गया होगा और मुझे आता देख शायद मुझसे मदद मांग रहा है। अपने मन को ये बोलकर अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उस आदमी ने हाथ दिखाकर मुझे बैलगाड़ी रोकने को कहा
और मैं भी ये सोचकर बैलगाड़ी को ठीक उसके पास ले जाकर रोक दिया कि शायद सच में उस आदमी को किसी की मदद की ज़रूरत होगी। मेरे बैलगाड़ी रोकते ही उस आदमी ने कहा, भाई साहब, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? उस आदमी के मुंह से ये सुनते ही मैंने कहा, हाँ छोड़ दूंगा, आप बैठ जाइए। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरे बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ गया। उस आदमी के बैठते ही मैं बैलगाड़ी आगे बढ़ाने लगा। आगे बढ़ते हुए मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब, आप इतनी रात को इस रास्ते पर अकेले क्या कर रहे थे? इस पर उस आदमी ने बताया, वो मैं शहर गया था किसी काम से, वापस लौटते लौटते रात हो गई और पैदल लौट रहा था, तभी आपको देखा तो सोचा कि आप मदद कर देंगे थोड़ी। इसके बाद मैंने उस आदमी से पूछा, अच्छा भाई साहब, आप रहते कहाँ हैं? मेरे ये पूछने पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं गांव के शमशान के पास रहता हूँ। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक सा गया, क्योंकि गांव के शमशान के पास तो कोई भी घर नहीं है, तो भला यह आदमी कहाँ रहता है? ये बात बस ज़्यादा देर तक मैं अपने जहन में रख नहीं सका और उस आदमी से कहा, गांव के शमशान के पास तो कोई घर नहीं है, तो आप कहाँ रहते हैं? मेरे ये पूछने पर वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उस आदमी को इतनी ज़ोर से हंसता देख मैं जैसे ही पीछे उस आदमी की ओर मुड़ा तो मेरा पूरा शरीर सुन्न सा पड़ गया और मेरे हाथ पैर जम गए, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद था और उसकी आंखें बाहर की ओर लटक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि यह आदमी भूत है और यह सच में शमशान में ही रहता होगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी उस भूत ने कहा, अब तुम भी मेरे साथ शमशान में ही रहोगे। और इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से छटपटा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर मैं इतना ज़रूर जानता था कि मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम है। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा, जिससे उस भूत ने एकदम से मेरा गला छोड़ दिया। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी बैलगाड़ी भगाकर अपने घर चला आया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। बिरजू काका की कहानी सुनने के बाद हम काफ़ी डर गए और कहानी ख़त्म होने के बाद सीधे अपने अपने घर चले आए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।